नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। ये आपके व्याकरण का एक भाग है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी को पढ़ने का मेन चीज जो होती है हिंदी को पढ़ने की, हिंदी को जानने की, वो है व्याकरण। तो सबसे पहले व्याकरण में हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण यानी कि जिसमें हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं और वर्णों से ही हम बनाते हैं शब्द। और शब्द को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, एक सार्थक रूप में लिखते हैं वर्ण शब्दों को, तो उससे हमारे वाक्य बनते हैं। तो वाक्यों में जब शब्द व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य में जब शब्द व्याकरणिक नियमों से बन जाते हैं, यानी कि अगर आप एक वाक्य लिख रहे हैं कि मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, जैसे कि आप वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में मोहन विद्यालय जाता है, 3 शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं और तीनों के कुछ अर्थ हैं। जैसे कि आप व्याकरणिक नियमों में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक आदि चीजें आप पढ़ते हैं। तो इस तरह के व्याकरणिक नियमों में जब एक शब्द बन जाता है तो उसे पद कहा जाता है। यानी कि वाक्य में जब शब्द व्याकरणिक नियमों से बन जाता है उसे पद हम कहते हैं। तो आज हम यही पद परिचय पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है आपके हिंदी व्याकरण का ये, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप संज्ञा इसमें पढ़ेंगे, जब आप संज्ञा पद का परिचय देंगे तो आपको संज्ञा से संबंधित जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं सारी चीजें आपका रिवीजन आपका हो जाएगा। यानी कि संज्ञा के बारे में, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। रेडी हो जाइए आप सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि ये चीजें केवल आपको पढ़ने से नहीं याद होंगी, आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना भी होगा, एग्जाम्पल्स के साथ समझना भी होगा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय, यानी कि पदों का परिचय आज हम करेंगे। ये जो पद परिचय है ये आपका क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 10th सारी क्लासेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि आप इसको समझें। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर जैसे कोई भी वाक्य अगर हम लिखते हैं, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मोहन विद्यालय जाता है। इसको हमने पढ़ा, मोहन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर एक जैसे कि शब्द है, आप पढ़ चुके हैं कि हम वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। वर्ण आपके हैं क, ख, ग, घ, ये आपके वर्ण हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं। यानी कि एक क्रम में अगर आप वर्णों को लगाएं, जैसे क, ल, म, कलम, तो आपने आपने यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में लगाया सारे शब्दों को, वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लगाया। कलम, जैसे घ, र, घर, ग, म, ला, ग, गमला। तो इस तरह से जब आप शब्दों को लिखते हैं, व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, या शब्दों का एक समूह आप बनाते हैं क्रमबद्ध रूप से, तो उससे क्या बनते हैं, वर्णों के, उससे बनते हैं शब्द। शब्द इस प्रकार से बने। और अब जब आप शब्द बनाते हैं तो शब्दों को जब आप व्यवस्थित तथा सार्थक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं और सार्थक उनके समूह बनाते हैं। सार्थक समूह यानी कि ऐसा समूह जिससे बहुत ही अच्छा अर्थ निकलता हो।
तो देखिए जैसे कि यहां पर मैंने बताया मोहन विद्यालय जाता है। पहले हमने वर्णों को मिलाकर अलग अलग शब्द बनाए और उसके बाद हमने उन्हीं शब्दों को सार्थक एवं व्यवस्थित समूहों में लिखा। सार्थक एवं व्यवस्थित समूहों में हमने लिखा, जैसे मोहन विद्यालय जाता है। तो इस तरह से जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, देखिए कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं हमने इस वाक्य में, तो जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, यानी कि कुछ नियम उसके बन जाते हैं। देखिए क्योंकि सार्थक कब होगा, जब वो नियम पूर्वक लिखा जाएगा। अगर मैं लिखूं मोहन जाता है विद्यालय, ये एक बहुत अच्छा स्पष्ट रूप से हमें अर्थ नहीं दे रहा है। अगर मैं लिखूं विद्यालय जाता है मोहन, अगर मैं लिखूं जाता है मोहन विद्यालय, तो आप देखिए प्रॉपर सेंटेंस कहीं पर भी नहीं बन रहा है, यानी कि प्रॉपर एक, अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि अब आप इतनी सारी चीजें सीख चुके हैं, क्लास 8 में आते आते आप इतनी सारी चीजें जान चुके हैं कि आप इसमें से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सही वाक्य कौन सा है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाए कि इनमें से सही वाक्य छाटिए जो बिल्कुल सही लिखा गया है, तो पहले आप देखेंगे ऊपर वाला है जाता है मोहन विद्यालय, फिर आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर आप देखेंगे मोहन विद्यालय जाता है, आपको लगेगा कि हाँ ये तो सही है, लेकिन आप कहेंगे कि चलिए नीचे वाला भी देख लेते हैं, मोहन जाता है विद्यालय, विद्यालय जाता है मोहन। तो आपको बिल्कुल जो सही एक आपको यहाँ पर वाक्य लग रहा है वो ये है, यानी कि एक वाक्य जिसमें सारे शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए हों, वो व्याकरणिक नियमों से लिखे गए हों कि कर्ता कहाँ पर है, कर्म कहाँ पर है, क्रिया कहाँ पर लिखी जा रही है। तो इस तरह से जब हम किसी भी शब्द को व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं किसी वाक्य में, तो वो किन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द ही पद कहलाता है। तो ये पद की परिभाषा आपकी बन जाती है कि व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द पद कहलाता है। इसको लिखेंगे व्याकरणिक नियमों से बंधा शब्द पद कहलाता है। ये है आपकी पद की परिभाषा कि व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द पद कहलाता है। और अब मैंने आपसे कहा कि हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। तो क्या है पद परिचय? पद परिचय भी हम जान लेते हैं। देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना।
व्याकरणिक परिचय देना, पद परिचय कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो ये रही पद की परिभाषा और ये पद परिचय की परिभाषा। तो दोनों को हमने जान लिया कि क्या है पद और क्या है पद परिचय। तो आज हमने पद परिचय देना है चीजों का, शब्दों का। तो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हम सबसे पहले उदाहरण के रूप में लेंगे, क्योंकि जब हमने परिभाषा लिखी है तो हमें एक उदाहरण भी जानना होगा। एक उदाहरण से भी हम इसको समझेंगे। उदाहरण के तौर पे हम एक बहुत ही आसान, बहुत ही इजी एक यहां पर वाक्य लेंगे। माताजी बाजार जाएंगी। माताजी बाजार जाएंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि कितने शब्द प्रयोग हुए हैं इस वाक्य में। माताजी बाजार जाएंगी, तो यहाँ पर कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है? देखिए, 1, 2, 3, तीनों को हम लिख लेंगे माता जी। दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है बाजार। तीसरा शब्द प्रयोग हुआ है जाएंगी। तो अगर हमने यहाँ पर 3 तरह के शब्दों का प्रयोग किया है तो हमें इनका व्याकरणिक परिचय देना है, इनका पद परिचय हमने देना है कि किस तरह से व्याकरण में ये बंधे हुए हैं, कौन कौन से व्याकरणिक नियमों से ये बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले माताजी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो माताजी शब्द प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि माताजी क्या है। माताजी है जाति वाचक संज्ञा। उसके बाद स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग। उसके बाद माताजी एक वचन। और उसके बाद जाएंगे शब्द, यहाँ पर क्रिया का जो है कर्ता शब्द, जाएंगी शब्द जो है वो कर्ता से रिलेटेड है, यानी कि कर्ता से जुड़ा हुआ है। अगला नेक्स्ट है बाजार। बाजार है जाति वाचक संज्ञा। पुल्लिंग है। और एक वचन है। और सेम क्रिया जो है कर्म, यहाँ पर कर्म जो क्रिया जो है यहाँ पर कर्ता के आधार पर है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अगला है जाएंगे शब्द। जाएंगे शब्द यानी कि जाएंगे सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म यहाँ पर उपलब्ध है। कहाँ पर जाएंगे? बाजार जाएंगे, यानी सकर्मक, यानी कि जहां पर कर्म जो है उपलब्ध होता है, कर्म लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माताजी बाजार जाएंगी, तो कर्म आपका लिखा हुआ है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। दूसरा क्रिया जो है वो हमेशा क्या होती है? पुल्लिंग होती है। स्त्रीलिंग यहाँ पर, क्योंकि कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है, जाएंगी, तो क्रिया स्त्रीलिंग है, क्योंकि माताजी जो है वो स्त्रीलिंग है और क्रिया उन्हीं के आधार पर यहाँ पर लिखी गई है कि माताजी बाजार जाएंगी, सकर्मक क्रिया और स्त्रीलिंग। और दूसरा आदर्थक बहुवचन।
आदर्थक बहुवचन। ये हमने लिखा। तो ये एक एग्जाम्पल कि इस तरह से हम पद परिचय किसी भी वाक्य का देते हैं। तो ये चीजें अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगी उससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये पद परिचय आपने दिया, यानी कि पद परिचय देते वक्त आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इस तरह से पद परिचय किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द का दिया जाता है, किसी भी पद का दिया जाता है। यानी कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो किसी भी पद का, अभी यहाँ पर ये शब्द नहीं कहलाएंगे, जब किसी भी वाक्य में शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं वो वाक्य सार्थक वाक्य होता है, उसमें व्यवस्थित क्रम में शब्द लिखे रहते हैं, तो उसमें फिर वो पद कहलाते हैं। और पदों का परिचय ही, पदों का व्याकरणिक, पूर्ण व्याकरणिक परिचय, यानी कि पूर्ण रूप से आप परिचय दे रहे हैं, तो उसको हम पद परिचय कहते हैं। पद परिचय देते वक्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी बातें हैं? पद परिचय देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है इस पाठ का कि आपको पद परिचय देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संज्ञा, क्योंकि कोई भी वाक्य होता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर संज्ञा शब्द आपको दिया हुआ है, संज्ञा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है? भेद, कि यहाँ पर संज्ञा का कौन सा भेद प्रयोग किया गया है। दूसरा आपने देखना है लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर आपने देखना है वचन, एक वचन है या बहुवचन है। फिर आपने देखना है कारक, और फिर आपने देखना है क्रिया के साथ उसका संबंध, क्रिया के साथ संबंध, उसका संबंध, क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, सर्वनाम, यानी कि सबसे, जैसे अगर आप किसी वाक्य को लिख रहे हैं और उस वाक्य में जाहिर सी बात है कोई भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें संज्ञा भी होती है, यानी कि किसी का नाम होता है, जगह का नाम होता है। तो सबसे पहले आपने भेद देखना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है। अब संज्ञा का भेद अगर आपको समझने के लिए आपको संज्ञा पता होनी चाहिए, संज्ञा के भेदों का ज्ञान होना चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या क्या है, और वचन पता होना चाहिए, कारक पता होना चाहिए, क्रिया के साथ उसका संबंध कैसा है ये पता होना चाहिए। तो जैसे हमने संज्ञा के लिए लिखा, तो संज्ञा में आपको संज्ञा के भेदों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि संज्ञा का कौन कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। अगर वो जातिवाचक संज्ञा है तो आप जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, अगर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, अगर यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है तो आप समूहवाचक संज्ञा लिखेंगे। तो इस तरह से आपको संज्ञा के भेदों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि संज्ञा के जितने भी भेद हैं। अगर भाववाचक संज्ञा है तो आपको भाववाचक संज्ञा लिखना होगा। जो भी यहाँ पर चीजें हैं संज्ञा की, जितनी जो भी भेद है वो आपको लिखना होगा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सर्वनाम, तो सर्वनाम में भी सबसे पहले आप देखेंगे भेद,
कौन सा भेद सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा आप देखेंगे लिंग, तीसरा आप इसमें भी देखेंगे वचन, चौथा आप इसमें भी देखेंगे कारक, और नंबर 5 आप इसमें देखेंगे क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ उसका संबंध। तो संज्ञा में आप संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बिल्कुल सेम। अगर आप सर्वनाम वहां पर शब्द प्रयोग किया गया है तो सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक। तो इसके लिए आपको सर्वनाम के भेद भी पता होने चाहिए। देखिए, क्योंकि हमने सबसे पहले जब आपका व्याकरण का सेशन स्टार्ट किया था, व्याकरण हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो व्याकरण में हमने सबसे पहले संज्ञा सीखी थी। देखिए, आप लोग संज्ञा पहले से पढ़ चुके होते हैं, और हर बार हमें लगता है कि संज्ञा सर्वनाम तो बहुत ही इजी है, केवल हमें परिभाषा आती है और हम सोचते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम तो बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन कहीं पर अगर हमें पद परिचय देने के लिए कहा जाता है और उसमें हमें भेदों के बारे में लिखना होता है कि सर्वनाम का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या निजवाचक, कौन सा सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है विशेषण, नंबर 3, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं उसमें विशेषण भी कई बार होता है, तो विशेषण के लिए भी सेम, सबसे पहले आपको विशेषण के सारे भेदों का ज्ञान होना चाहिए। विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 2, लिंग। आप कोई भी विशेषण जो है यहाँ पर लिखा हुआ उसका लिंग आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, वचन। कौन सा वचन, एक वचन है या बहुवचन है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और नंबर 4, इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि विशेष्य क्या है, क्योंकि जहां पर विशेषण है तो जाहिर सी बात है वहां पर विशेष्य भी होगा। तो आपको विशेष्य पता होना चाहिए कि इस वाक्य में विशेष्य, तो इस वाक्य में विशेष्य क्या है आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 4, क्रिया। सेम, क्रिया के भेद आपको पता होने चाहिए। अगला, आपको वाच्य पता होना चाहिए, कौन सा वाच्य है ये। अगला, आपको लिंग पता होना चाहिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अगला, आपको वचन पता होना चाहिए, एक वचन या बहुवचन। और क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और आती है, वो है काल, कि क्रिया का काल क्या था, यानी कि समय क्या था। उसके बाद कर्ता और कर्म भी पता होना चाहिए। कर्ता और कर्म क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्रिया होती है वो या तो कर्ता के आधार पर होती है या फिर कर्म के आधार पर होती है। तो इसीलिए आपको अगर वाक्य में क्रिया शब्द है तो सबसे पहले क्रिया का कौन सा भेद है, उसके बाद ये वाच्य कौन सा है, उसके बाद लिंग कौन सा है, उसके बाद वचन, उसके बाद काल। तो ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 5, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से भी आप सभी परिचित हैं, सबको मैंने बहुत अच्छे से क्रिया विशेषण जो है पढ़ाए हैं। हमने बहुत अच्छे से क्रिया विशेषण के बारे में डिस्कस भी किया है। तो क्रिया विशेषण जानने के लिए भी हमें सबसे पहले क्रिया विशेषण के भेद हमें पता होने चाहिए कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण होता क्या है आखिर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे दौड़ते हैं, तो अगर बच्चे दौड़ते हैं शब्द प्रयोग किया गया है तो दौड़ते हैं शब्द आपका क्रिया है। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चे तेजी से दौड़ते हैं तो तेजी से शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, यानी कि दौड़ने की विशेषता को बताता है। श्याम
धीरे धीरे चलता है। मोहन धीरे धीरे लिखता है। सीता धीरे धीरे खाती है। तो लिखता है, चलता है, खाती है, ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। लेकिन इनकी विशेषता को कौन बता रहा है? ये धीरे धीरे शब्द जो है वो इनकी विशेषता को बता रहा है। तो क्रिया विशेषण में भी सेम, हमने क्रिया विशेषण के भेद भी पढ़े हैं। तो क्रिया विशेषण में सबसे पहले आपको भेद आप पढ़ेंगे, दूसरा आप बताएंगे कि क्रिया क्या है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। विशेष क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर 6 है संबंध बोधक। कई बार वाक्य में संबंध बोधक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक यानी कि संबंध बताने वाले, आपस में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहा जाता है, यानी कि जो संबंध प्रकट करते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि चाकू के द्वारा फल काटो, तो यहाँ पर फल काटने का जो संबंध है वो चाकू से है। चाकू के द्वारा फल काटो। तो इस तरह से संबंध बोधक शब्द भी हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो उसके भी सबसे पहले आपको भेद बताने होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर संबंधित जो वाक्य है वो आप बताएंगे, यानी कि उससे संबंधित वाक्य कौन सा है उसको आप बताएंगे। और उसके बाद शब्दों आदि के साथ उसका वर्णन करेंगे। जो भी शब्द वहां पर प्रयोग होंगे, शब्द आदि के साथ उसका वर्णन। नंबर 7 है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द भी हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्या होते हैं समुच्चय बोधक शब्द? यानी कि जब आपस में जैसे दो चीजों को जोड़ना, यानी कि दो चीजों का समुच्चय बनाना। जैसे निशा और ईशा साथ में पढ़ती है, तो यहाँ पर दोनों के साथ में पढ़ने की जो क्रिया है उसका संबंध प्रकट किया गया है, यानी कि निशा और ईशा साथ में पढ़ती है। तो सबसे पहले सारी चीजें जानने से पहले आपको भेद पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद आपको योजित शब्द, यानी कि कौन सा योजित शब्द या योजक शब्द, योजित शब्द भी आप कह सकते हैं, योजक शब्द भी आप कह सकते हैं, यानी कि जिनसे समुच्चय बन रहा है, जिनसे शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, जिससे शब्द आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले भेद बताना है, उसके बाद उसका जो योजित शब्द है वो आपको बताना है। लास्ट नंबर 8 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में भी सबसे पहले आप भेद बताएंगे कि ये कौन सा भेद यहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रकट किया गया है। उसके बाद भाव का उल्लेख करेंगे। भाव का उल्लेख आप उसके बाद करेंगे। तो ये है पद परिचय को बताने से पहले, पद परिचय को देते वक्त ध्यान रखने वाली बातें कि अगर क्रिया में, अगर वाक्य में कोई संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि ऐसे शब्द अगर है किसी वाक्य में, तो आप किस प्रकार से उसका पद परिचय देंगे। तो ये पद परिचय को याद रखते, पद परिचय को बताते वक्त याद रखने वाली बातें हैं, और आप भी इन्हें याद रखिए और इन्हें अपनी कॉपी में जरूर उतारिए। इस चीज को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट
सेशन होने वाले हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उसमें आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तभी आप किसी भी शब्द का पद परिचय दे पाएंगे, किसी भी पद का परिचय दे पाएंगे। तो उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा, तो संज्ञा के आपको सारे भेद पता होने चाहिए, सर्वनाम, सर्वनाम के सारे भेद पता होने चाहिए, विशेषण और विशेषण के सारे भेद आपको पता होने चाहिए। तो कल के लिए आपका होमवर्क है कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये सेशन है, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी चीजें आज हमने पढ़ी है उसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें, जरूर अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट सेशन होने वाले हैं वो इसी टॉपिक पर आधारित होने वाले हैं। यानी कि अगर आपको मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, उसमें अगर आपका संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या विशेषण शब्द है या क्रिया विशेषण शब्द है, तो इन सभी को आपने एक बार याद करना है, क्योंकि ये सारे चीजों के भेद आपको पता होने चाहिए, लिंग पता होना चाहिए और इनका क्रिया के साथ संबंध आपको पता होना चाहिए। तो वाच्य भी हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा भी हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी हम पढ़ चुके हैं, क्रिया भी हम पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण भी हम पढ़ चुके हैं। लगभग आपके हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप इनको घर से जरूर रिवाइज करके आइए। जो हमारे नेक्स्ट सेशन है, उनमें लगभग आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ तक आप जरूर याद करके आइए। सबके आप भेद जरूर लर्न करके आइए बिल्कुल अच्छे से। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ, इस टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।